चैप्टर 69 त्रिविध रात्रि। फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा। मगध के भाग्योदय की उषा पृथ्वी पर अपनी रक्तिमा प्रसत करे उससे पूर्व ही दोनों छावनियों में भारी हलचल होने लगी। चंद्रगुप्त की छावनी में सेना को तैयार होने की बिगुल बज गई। इसी प्रकार दूसरी छावनी में भी भेरी बज गई। दोनों ओर के वीरवर योद्धा युद्ध के उन्माद से उछलने लगे। दोनों ओर के चारण सुरलता छंद में रचित वीर रस के काव्यों में अपने वीर योद्धाओं की वीरता को उकसाने लगे। युद्ध ही क्षत्रिय का धर्म है, इस भावना के काव्य चारों ओर गूंजने लगे। दोनों छावनियों से नाना प्रकार के तीव्र नाद सुनाई देने लगे। आज दोनों क्षेत्रों में युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से युद्ध जमने लगा और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे युद्ध की विभीषिका भयंकर होती गई। 10 दिन बीत गए, किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसी तरह घमासान युद्ध के 25 दिन बीत जाने के बाद 26वें दिन महाबलाधिकृत श्रीमल ने शस्त्र डालकर चंद्रगुप्त की शरण ले ली और सम्राट को अब मृत्यु संवलित पराजय स्पष्ट दिखने लगी। और आज प्रातःकाल ही चित्रलेखा के साथ राजवैद्य का आवास छोड़कर प्रियवर्मा चित्रप्रासाद में आया था। वह संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था और संध्या के समय से ही उसे ज्ञात हो गया था कि मगध के महाबलाधिकृत श्रीमल ने चंद्रगुप्त की शरण स्वीकार कर ली है। मगध का आधार गया, मगध का गौरव नष्ट हो गया और मागधी सेना की अजेयता कलंकित हो गई। प्रियवर्मा ने कपाल पर हाथ रखा। चंद्रगुप्त के प्रति इसके मन में भयंकर द्वेष था। इसके पिता की मृत्यु चंद्रगुप्त के हाथों हुई थी। स्वयं उसका बदला नहीं ले सका। उसने चित्रलेखा से कहा, देवी, वास्तव में मैं अभागा हूँ। चित्रलेखा ने मुस्कुरा कर कहा, प्रिय, आप यह अमंगल बातें क्यों कर रहे हैं? आपने पूरा स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया है। आप बड़भागी हैं। देवी, मैं बड़भागी नहीं हूँ। चंद्रगुप्त की विजय में मेरी मंद भाग्यता छिपी पड़ी है। जो क्षण मेरे रणांगन में बीतने थे वे क्षण मुझे शय्यागत होकर व्यतीत करने पड़े हैं। देवी, वास्तव में ही मैं मंदभाग्य हूँ। चित्रलेखा मौन रही और पूरा नगर भय से आक्रांत था। यदि महाशिला कंटक शस्त्र नगर में आ गया तो क्या होगा? सम्राट दुर्ग का संरक्षण कब तक कर पाएंगे? रात्रि का प्रथम पहर पूरा हुआ। श्रीमान काशीराज, महाराज प्रवर्तक, अन्यान्य छोटे बड़े दंडनायक, कलिंग के महाबलाधिकृत, वैशाली के गणनायक, अंग, गौड़, कामरूप आदि से सेना लेकर आए हुए सेनापति, आर्य संदीप आदि राजपुरुष महाराज चंद्रगुप्त के शिविर में एकत्रित हुए थे। सभी समान आसनों पर बैठे थे और आचार्य देव की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्धघटिका की प्रतीक्षा के पश्चात आचार्य विष्णुगुप्त, मन्यु और देवानंद के साथ चंद्रगुप्त के शिविर में प्रविष्ट हुए। आचार्य को देखते ही सभी खड़े हो गए और भक्तिभाव से नत हो गए। आचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया और अपने स्थान पर बैठ गए। एक बार चारों ओर आचार्य चाणक्य ने पूछा, क्या मगध के महाबलाधिकृत श्रीमल को निमंत्रण नहीं दिया? चंद्रगुप्त ने कहा, वे पास वाली कौशय कुटीर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य ने तत्काल कहा, उस महावीर पुरुष को ससम्मान यहाँ ले आए। तत्काल ही स्वयं चंद्रगुप्त बाहर निकला और कुछ ही क्षणों में श्रीमल को साथ लेकर वहां आ पहुंचा। श्रीमल ने आते ही आचार्य को नमस्कार किया। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वीरवर, इस ब्राह्मण की कभी स्मृति नहीं होती है क्या? गुरुदेव, तक्षशिला में मैं आपका शिष्य था, यह मैं कैसे भूल सकता हूँ? श्रीमल ने विनयपूर्वक कहा, मेरा संदेश तुमको कब मिला था? जब मैं पाटलिपुत्र आ रहा था तब मुझे मार्ग में ही आपका संदेश प्राप्त हो गया था। श्रीमल ने कहा, अच्छा, संदेश का प्रतिफल अब मिला है। प्रभो, इसके अतिरिक्त मेरे लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं था। मगध के महान वीर सौरदेव को मैंने पहले ही वचन दे दिया था। धन्य है आर्य सौर की वीर मृत्यु को, कहकर आचार्य चंद्रगुप्त की ओर मुड़कर बोले,
दुर्ग का रक्षण कौन कर रहा है? आर्य देवदत्त और मालवराज के राजकुमार, चंद्रगुप्त ने कहा। श्रीमल की ओर देखकर चाणक्य ने कहा, मल्लदेव, किसी भी उपाय से कल तक दुर्ग का पतन हो जाना चाहिए। गुर्जर और मालव की सेना सम्राट की सहायता करने आ रही है, ऐसे समाचार मुझे मिले हैं। श्रीमल बोला, गुरुदेव, इन सेनाओं को यहाँ पहुँचने में अभी 10 दिन लग जाएंगे। गंगा पथ का संरक्षण करने वाली नौका सेना महाराज चंद्रगुप्त की आज्ञा को ही शिरोधार्य करेगी। कल प्रातः नौका सेनापति भद्रकीर्ति आचार्य महाराज चंद्रगुप्त के पास आएगा और ऐसा संदेश मुझे मिल गया है। श्री भद्रकीर्ति के इस खेमे में आ जाने पर महाराज चंद्रगुप्त की सेना बिना किसी हानि के गंगापथ को पार कर पाटलिपुत्र में प्रवेश कर सकेगी। बहुत अच्छा, कहकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, परसों भगवान ज्ञातपुत्र वर्धमान का जन्म कल्याणक है। इस पवित्र दिन इस सम्रांगण में रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए मैं कल ही इस दुर्ग पर अपना कब्जा कर लेने की बात कह रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पाटलिपुत्र में तुम्हारा प्रवेश दिन वैशाख शुक्ला द्वितीय है और राज्याभिषेक का मुहूर्त है वैशाख शुक्ला तृतीया को, इसलिए इतने दिन तक तुमको पाटलिपुत्र से बाहर ही रहना होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, चंद्रगुप्त ने कहा। तो पाटलिपुत्र पर अधिकार करने का श्रेय महाराज पर्वतक को मिले, ऐसी मेरी इच्छा है, चाणक्य बोले। यह सुनकर सभी राजपुरुष आनंदित हो गए। पर्वतक का मन भी प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, कल मैं नंदवंश का ध्वज नीचे उतार कर महाराज चंद्रगुप्त मौर्य का विजयी ध्वज दुर्ग और राजभवन पर फहरा दूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम यह कार्य सफलतापूर्वक कर सकोगे, परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि जनता सर्वथा भयमुक्त रहे। परसों प्रातःकाल ही पाटलिपुत्र की जनता जब जागे तब वह अपने आप को भयमुक्त महसूस करे। जब तुम सफल होगे तो मैं भी परसों पाटलिपुत्र में आऊंगा। मेरे साथ मेरे मित्र काशीराज भी रहेंगे। आचार्य चाणक्य के विचारों से सभी सहमत हुए। फिर चाणक्य ने सबकी ओर दृष्टिपात कर कहा, दोनों पक्षों में आज इस भयंकर युद्ध में किन किन वीरों ने वीरगति प्राप्त की है? चंद्रगुप्त बोला, प्रभो, आज मेरा प्रिय मित्र और आपका आज्ञांकित सेवक सेनाजीत, 11 सेनानायक, काशी नरेश के महान शक्तिशाली सेनानायक और कलिंग के उप सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आचार्य ने श्रीमल की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। श्रीमल बोला, हमारे 21 सेनानायक, कुंडलपुर के नरेश, मागधी सेना के नौजवान रथनायक कुमार नंदन इस युद्ध में मारे गए। युवराज श्रीनंद यदि यहाँ से पलायन न कर जाते तो वे भी महाराज पर्वतक के तीव्र प्रहारों से बच नहीं पाते। आज के संग्राम में महाराज पर्वतक ने अपनी वीरता का परिचय दिया। हमारे रथ सेनाध्यक्ष कुमार नंदन ने प्रशंसनीय कार्य किया। सबके प्रति मंगल भावना, कहकर आचार्य श्री खड़े हुए और बोले, महानुभाव, अब हम विजय के निकट पहुंच गए हैं। अब आप इष्ट देव का स्मरण कर सो जाएं। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को पाटलिपुत्र के दुर्ग पर विजय ध्वज लहराएगा और उसी दिन पाटलिपुत्र की जनता के समक्ष मेरी मुक्त शिखा यानी चोटी, खुली हुई चोटी पुनः बंधेगी। सभी ने आचार्य श्री का जयनाद किया। इसी समय राजभवन में मगधेश्वर, धननंद, युवराज श्रीनंद, मंत्री वेणुदत्त, भांडागारिक, नौका सेनाध्यक्ष भद्रकीर्ति, मालव राजकुमार तथा अन्यान्य सेनानायक आगे की योजना को निर्धारित करने के लिए एकत्रित हुए थे। आज की मंत्रणा में महाराज्ञी भी महाराज के साथ स्थित थी। वह पहली बार मंत्रणा में सम्मिलित हुई थी। सभी निस्तेज और निष्प्राण लग रहे थे। मात्र 2 व्यक्तियों के बदन पर ही वही तेज और ओज था। एक थे महामंत्री श्रीयक और एक थे आर्य भद्रकीर्ति। आज मध्याह्न के पश्चात श्रीमल विशाल सेना के साथ चंद्रगुप्त से मिल गया था। यह सम्राट के लिए असह्य आघात था। सम्राट के केवल 15,000 सैनिक ही वफादारी से दुर्ग की रक्षण करने में कटिबद्ध थे और भद्रकीर्ति की नौसेना पर सबको विश्वास था। सम्राट ने निराशा के स्वरों में कहा, मालव और गुर्जर की सेना यहाँ आए तब तक दुर्ग का संरक्षण कर पाना मुझे कठिन लगता है। युवराज बोला, महाराज, 1 महीने तक दुर्ग का संरक्षण किया जा सके इतनी सामग्री दुर्ग में ही व्यवस्थित कर दी गई है, परंतु सबसे बड़ा भय है
चंद्रगुप्त के नए शस्त्रों का, उन शस्त्रों का निवारण करने पर ही दुर्ग की सुरक्षा संभव है, अन्यथा नहीं। महामंत्री ने कहा, कृपावतार, आज सबसे बड़ा प्रश्न है समय का। मैंने गुप्तचरों को यंत्र की जानकारी करने के लिए भेजा है। मध्याह्न तक वे नहीं आए। यदि आ भी जाते हैं तो एक ही रात्रि में उस शस्त्र का प्रतिकार करने वाला शस्त्र तैयार नहीं किया जा सकता। समय अल्प है। तब क्या करना चाहिए? देवी सुप्रभा ने प्रश्न किया। महामंत्री श्रीयक ने विनयपूर्वक कहा, महादेवी, परिस्थिति अत्यंत प्रतिकूल है। क्या करना हितावह है, यह कोई छोटा प्रश्न नहीं है। हमारे सेनापति या तो चंद्रगुप्त से जा मिले हैं अथवा युद्ध में मारे गए हैं। हमारा सैन्य बल भी अत्यंत नगण्य हो गया है और नगर का गंगा तट अत्यंत भयंकर बन गया है। तत्काल युवराज बोला, हमारी नौसेना आज भी शक्ति संपन्न है। यदि इस मार्ग से शत्रु प्रवेश करते हैं तो हमारी पराजय विजय में बदल जाएगी, क्योंकि शत्रुओं की अंतिम शैया गंगा में ही होगी। मौन बैठे वक्रनास ने कहा, प्रभु, उत्तम मार्ग तो यही है कि आप अपने पूरे परिवार को साथ ले पाटलिपुत्र से साकेत की ओर चले जाएं। राज्य का अमूल्य रत्न भंडार भी अपने आप साथ ले जाएं। यदि ऐसा होगा तो भविष्य में कभी भी चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लिया जा सकेगा। राजनीति कहती है, जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तो राजा अपने परिवार और धन भंडार की रक्षा करने का प्रथम कार्य करे। यह नीति भविष्य की आशा बन सकेगी। वक्रनास के इन शब्दों से सभी विचारमग्न हो गए। भद्रकीर्ति बोला, युद्ध की राजनीति के प्रसंग में यह बात उचित हो सकती है, पर सम्राट के चले जाने से सैनिकों पर बुरा असर होगा। महामंत्री बोले, आर्यभद्र कीर्ति की बात में तथ्य है। मध्यम मार्ग एक ही है कि दुर्ग का पतन न हो तब तक मगधेश्वर पाटलिपुत्र को न छोड़े। तैयारी पूरी रखें। दुर्ग के पतन की बात सामने आते ही पाटलिपुत्र के पश्चिम मार्ग से प्रस्थान करें। यह मार्ग भी एक गुप्त मार्ग के रूप में वर्षों से पहले ही निर्मित किया जा चुका था। सभी इस बात से सहमत हुए और रक्त की अंतिम बूंद शेष रहने तक दुर्ग का संरक्षण करने का निर्णय कर सभी वहां से उठे। फिर सम्राट ने भांडागारिक को मूल्यवान रत्नों को सात पेटियों में सुरक्षित रखने का आदेश दिया और विमल सेन को बुलाकर उत्तम अश्वों से जुते हुए 2 रथ तैयार करने को कहा। मगध दुर्ग के पतन के पश्चात समाचार प्राप्त होते ही सम्राट ने देवी सुप्रभा, अपनी एक पुत्री और 3 पुत्रों को साथ ले साकेत की ओर प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। विषादग्रस्त वातावरण में मंत्रणा संपन्न हुई। युवराज और मालव पुत्र दुर्ग की रक्षा के लिए वहां से चल पड़े। भद्रकीर्ति अपने स्थान पर चला गया। महामंत्री श्रीयक के अतिरिक्त किसी भी मंत्री को यह कल्पना तक नहीं थी कि आज प्रातःकाल होते ही आर्यभद्र कीर्ति महाराज चंद्रगुप्त के चरणों में मस्तक झुका देगा। वास्तव में संसार की कोई भी शक्ति काल के प्रभाव को रोक नहीं पाती। समय के प्रतिकूल भागने वाले कभी भी काल की प्रताड़ना से बच नहीं पाए। कल के विजय की प्रतिध्वनि से एक छावनी में प्रसन्नता की फुहारें उछल रही थी और दूसरी छावनी में पराजय की डरावनी परिछाया डाकिन के रूप में लिए घूम रही थी। और इसी समय देवी चित्रलेखा के भवन में पराजय के समाचार सुनकर घायल प्रियवर्मा एक शैया पर अनिद्रा की भयंकर वेदना भोग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं अभी सम्राट के पास जाऊं और कुछ चुने हुए वीर सैनिकों को साथ ले चंद्रगुप्त को यम सदन पहुंचा दूं। चित्रलेखा अपनी भगिनी रूपकोशा की महार्ग वीणा बजा रही थी। उसके स्वर सारे वातावरण को प्रकंपित कर रहे थे। इन स्वरों में चित्रलेखा की आत्मा तदाकार बन गई थी।